नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। और आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसका किसानों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है और ये स्कीम क्या है, तो सारा एक बहुत ही अच्छे से इस स्कीम को हम 10 से 12 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे और पूरी वीडियो को सुनने की कोशिश करना, क्योंकि काफी एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसानों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना वाला हूं कि यहां पर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इससे पहले भी 1 साल पहले इसको लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इसको जो है पहले आपका एक स्कीम चल रही है भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति योजना। तो उस स्कीम को बढ़ाने के लिए 400 करोड़ के लगभग एक बजट दिया गया था 1 साल के लिए, लेकिन अभी इस स्कीम को फुल फ्लेज्ड फॉर्म के अंदर आपका लॉन्च किया गया है। तो क्या है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति योजना जो है इसको 2019 से 2020 में जब आपका प्रमोट किया गया, तो 2023 में इसको प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग आपका लाया गया। 2022-23 के अंदर आपका जो गंगा का 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है उसको भी नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसका सहारा लिया गया, और इसकी वजह से ही लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर एरिया का जो इंडिया की कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट किया गया। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको क्यों लाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भारत के किसान लगातार कर्जे के अंदर दबे चले जा रहे हैं। उनकी जो आमदनी है वो लगातार घट रही है, और उनका अगर हम बात करें तो लगातार खर्चा जो है किसी भी क्रॉप को या किसी फसल को उत्पादन करने का वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसमें जो ज्यादातर खर्चा है वो उनको पेस्टिसाइड यानी कि रे, स्प्रे, फर्टिलाइजर्स इनको परचेज करने के लिए पे करना पड़ता है। और ऊपर से जो मौसम की मार है, मौसम की मार यानी कि कभी आपने देखा होगा सूखा पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, तो ऐसी भयंकर समस्याओं के कारण लगातार फसलें बर्बाद होती जा रही हैं, और यहां पर ऊपर से जो लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अब इसको देखते हुए यहां पर सरकार ने सोचा कि कैसे न कैसे इनकी जो फार्मर की डिपेंडेंसी है, फार्मर की जो एक प्रकार से इन बाहर के फर्टिलाइजर के ऊपर, उर्वरकों के ऊपर या जो पेस्टिसाइडों के ऊपर आपकी निर्भरता है उसको कम किया जाए, और खेत में ही जो आपके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उनको ही आपका यूज करके, उनका प्रयोग करके आपकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं, जो हम लोग खादें यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो आपके कीट या फिर जो आपके बीमारियां हैं इनको मारने के लिए जो बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, इनका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इससे पहले भी गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव आ चुके हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने अभी टारगेट रखा है कि कैसे हम लोग जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो एरिया है वो नेचुरल फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, और यहां पर जो क्राइटेरिया है उन्हीं को हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारा मेन टारगेट है कि नेचुरल फार्मिंग जो आपका मिशन है उसको रिवाइव करना, और इसी के साथ में आपका केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना। इस स्कीम के तहत टोटल आपके 2481 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, आउटले रखा है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपका कंट्रीब्यूट करेगी या वो आपका देने वाली है 1584 करोड़ रुपए, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो रहने वाला है वो है आपका 897 करोड़ रुपए। अब यहां पर ये आपका 15th जो फाइनेंस कमीशन है 2025-26 तक, उस तक ये बजट आपका कंप्लीटली प्रोवाइड करवाया जाएगा और इस स्कीम को प्रमोट किया जाएगा। इसके अंडर में लगभग आपके 1 करोड़ फार्मर को कवर किया जाने वाला है, यानी कि अब आपका 2025-26 तक लगभग 1 करोड़ फार्मर को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में लाया जाएगा। और इसी के साथ में एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाएगा जिसमें नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छे से आपका प्रोड्यूस किया जा सके, यानी कि आपका बिना किसी केमिकल के सहारे। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ये है क्या। तो यहां पर नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसके अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो उन्होंने बोला कि एक ए सिस्टम ऑफ फार्म डिजाइन एंड मैनेजमेंट
टू क्रिएट एन इकोसिस्टम विच कैन अचीव द सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी विदाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल ऑफ फॉर्म इनपुट सच एज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। मतलब यहां पर बताया गया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम है, एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें हम लोग खेत के अंदर या हमारे पास जो उपलब्ध साधन है उन्हीं का प्रयोग करते हुए खेत के अंदर जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें बाहर से किसी प्रकार के भी उर्वरक या आपका खाद या किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है, यह बात इसमें कही गई है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग है। अब ये क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग का मीनिंग क्या है आगे हम देखते हैं, लेकिन इसका मेन टारगेट यहां पर यही है कि यहां पर आपका जो मौसम की मार है, अब जैसे आपको पता है कि यहां पर हर जगह का जो आपका मौसम है वो अलग है। भारत के अंदर मौसम के अंदर भी विविधता है और यहां पर जो प्रजातियां हैं विभिन्न प्रकार की पौधों की और जीव जंतुओं की उसमें भी बहुत ज्यादा विविधता है। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि इस विविधता के अनुसार, इस जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन के अनुसार यहां पर खेती के भी प्रयोग उसी प्रकार से किए जाने चाहिए। यह हमारा एक प्रकार का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था। हमारे पूर्वजों से हम लोग इस प्रकार की खेती करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी आपका उर्वरकों का यूज नहीं किया था, उन्होंने कभी किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया था, लेकिन वो भी खेती भरपूर करते थे। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या हम आज के इस दौर के अंदर भी उसी पद्धति को अपना सकते हैं? तो हां, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर तो उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, उनके पास तो मशीनें भी नहीं थी, उनके पास तो इतने सारे आपके जो रिसोर्सेज है या फिर आज की जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं थी। तो आज तो हमारे पास साधन भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, तो हमारे लिए यह करना आसान हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी बात है। तो इसी चीज को यहां पर समझना आपका जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें आपका मेनली तीन चीजों को फोकस किया जाएगा, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक इन फार्मिंग। मतलब क्या है रिसाइकिल? रिसाइकिल का मतलब है कि जैसे आपके खेत के अंदर किसी प्रकार से भी जो आप फसल का अवशेष बच जाता है उसको जलाना नहीं है, उसी को आपका एक ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्म में खेत के अंदर कार्बन को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग उपयोग में लाएंगे। दूसरा हमारा है रीयूज। रीयूज का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कचरा है उसको आप लोग वहां पर सोइल के सरफेस के ऊपर भी आपका मल्चिंग की फॉर्म में यूज कर सकते हो, ताकि खेत में किसी प्रकार का इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो पाए। और इसी के साथ में जो मिट्टी का डायरेक्टली सोइल के आपका जो लाइट के साथ इंटरेक्शन है वो कम हो जाए, जिससे आपका वहां पर इवेपोट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा, तो पानी का कम प्रयोग किया जाएगा। और हम लोग फसलों को कवर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो फसलें हैं वो क्लाइमेट से भी बच जाएंगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लगातार अभी जो है, अभी अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो आपको पता है कि सर्दी अभी तक आई नहीं है, जो कि आज आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपकी जो फसलें हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं तापमान का प्रभाव हो रहा है और आपकी फसलें खराब भी हो रही हैं। तो उसी प्रभाव को हमें कम करना जरूरी है। और इसी के साथ में जैसे हम लोग लाइव स्टॉक को भी एक साथ में यूज कर सकते हैं। अब लाइव स्टॉक मतलब जो आपके एनिमल है, हम लोग पशुओं को भी तो पाल सकते हैं ना। अब उन पशुओं को पालेंगे तो उनका जो गोबर है वो हम लोग खाद के प्रयोग में लेकर आ सकते हैं, और जो आपके फसलों का अवशेष है वो उन्हीं के लिए, जो आपके पशुओं को आपने पाला था उनके लिए फोडर का काम कर सकता है। तो हम लोग एक रिसाइकिल फॉर्म जो है मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपका खेत में ही जो उत्पादन हो रहा है उसी को हमने दो बार में प्रयोग में लाया, और जो हमारा खर्चा है उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। उसी के साथ में बात करें तो जो ये फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब क्यों लाया गया। तो पहला इसका कारण है कि सस्टेनेबल फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका इनपुट कॉस्ट है उसको कम करना, और जो सोइल की हेल्थ है, मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, एक ह्यूमन बीइंग का स्वास्थ्य है, क्योंकि जो हम लोग ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसका आपका मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो उसको कम करना बहुत जरूरी है। आज हम डॉक्टरों को पैसे देते हैं किस लिए, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हम लोग पहले जो बुरा खाते हैं फिर उसी का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर भी पड़ता है, और उससे हमारा जो है आने वाले टाइम में खर्चा भी बढ़ता है। दूसरा हमारा है इंटीग्रेटेड मॉडल। इसका मतलब है कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि जो फसल उत्पादन है उसके साथ पशुओं को भी पाल सकते हैं, और एक किसान अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो एग्रो इकोलॉजिकल रिसर्च। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे आईसीआर, केवीके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। अब आपको पता है कि जो हर राज्य के अंदर हमारा अलग अलग क्लाइमेट है, तो उन्हीं
के अकॉर्डिंग वहां की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, वहां पर केवीकेज में आपकी रिसर्च की जाए, वहां पर आपके जो है इस प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाए जाएं, जहां पर नेचुरल फार्मिंग को करके दिखाया जाए और किसानों को वहां पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि किसान वहां से सीखेंगे और अपने खेत में उसको यूज कर सकेंगे। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग यहां पर किसानों को बता ही नहीं पाते, किसी भी स्कीम को आपका फायदा जो है वो किसानों को जब तक नहीं पता चलेगा वो किसी भी चीज को नहीं अपनाने वाले। तो किसानों के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो आपकी खेत है उन्हीं के अंदर आपको खेती में करने से पहले आपको वहां पर केवीकेज के अंदर या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर या कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर क्या करवाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग लगाई जाएगी और ट्रेनिंग के अंदर आपके जो मास्टर्स हैं, जो भी वहां पर आपके ट्रेंड पर्सन होंगे वो आपको सिखाएंगे, जिससे रोजगार भी पैदा होगा और आने वाले टाइम के अंदर किसानों की आमदनी भी आपकी इंक्रीज की जाएगी और जो आपका केमिकल युक्त हम लोग खाना खाते हैं वो भी आपका कम हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य भी आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। नॉलेज शेयरिंग, जिसके अंदर यह है कि कंबाइंड फार्मर, मतलब जो आपके वहां पर एक्सपीरियंस फार्मर है, जिन लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उन फार्मर को बुलाया जाएगा, उन किसानों को दूसरे किसानों के साथ आपका जो है मिलाया जाएगा और उनके फायदे बताए जाएंगे कि कैसे उन किसानों ने अपने खेत के अंदर उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और वहां पर आपका आज जो है बिना केमिकल के भी खेती कर रहे हैं। इसी के साथ में आपका है कि सर्टिफिकेट, तो यहां पर जरूरी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि उसका जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा पैसों से परचेज किया जा सके। और इसी के साथ में नेशनल ब्रांडिंग, उसके ऊपर ब्रांडिंग एक लोगो भी लगाया जाएगा ताकि आपका उसको उन लोगों को पहचान मिल सके और वो एक अच्छे खासे दाम के ऊपर अपनी फसलों को बेच सके। इसी के साथ में है कि इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होगा, पंचायत बेस्ड जो आपके क्राइटेरियाज हैं उनको चूज किया जाएगा ताकि वहां पर आपके जो नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स हैं उनको डेवलप किया जा सके और किसानों को इसके बारे में आपका अवगत करवाया जा सके। दूसरी बात है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय, केवीके और जो आपके लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशन है वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दूसरा हमारा है कि ट्रेनिंग फार्मर बैच इन द 30। अब यहां पर क्या है कि जो आपके ट्रेनिंग है वो किसानों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, वहां पर एक्सपर्ट्स आएंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से इस खेती को किया जा सकता है। और इसी के साथ में यहां पर लगभग 18.75 लाख किसानों को ट्रेनिंग करवाई जाने वाली है अगले 2 साल के अंदर और लगभग आपके 15,000 नेचुरल फार्मिंग क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो 30,000 जो कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है उनको यूज किया जाएगा कि जो आपका ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे या फिर लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को अवगत करवाएंगे कि कैसे नेचुरल फार्मिंग आपकी आमदनी को बढ़ा सकती है। तो यानी कि इन लोगों को भी क्या मिलेगा, अभी रोजगार मिलेगा। और इसके साथ में अगर बात की जाए तो एम्पावरिंग द फार्मर, अब फार्मर को भी एम्पावर किया जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 1 करोड़ फार्मर को जब नेचुरल फार्मिंग में लाया जाएगा तो उनका इनपुट कॉस्ट कम होगा, उनका खर्चा कम होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और जो हम लोग जहर युक्त खेती कर रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी और जो आपका क्लाइमेट मौसम बदल रहा है उसका प्रभाव भी कम देखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो हमारी क्लाइमेट बेस्ड एक अप्रोच फार्मिंग होती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ मिशन। अब यहां पर क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, जहां पर भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको जियो टैगिंग की जाएगी और इसके साथ में ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसको ट्रैक किया जाएगा कि इसका कैसे रिकॉर्ड चल रहा है, कैसे किसानों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या वाकई में किसान इसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। ये सब आपका डिजिटल मिशन के तहत क्या किया जाएगा, इसका ट्रैकिंग किया जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स। अब बायो इनपुट रिसोर्स का मतलब है कि जो बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड्स है, इनको आपका डेवलप करना भी जरूरी है क्योंकि अब किसान तो कई बार अपने खेत में नहीं उत्पादन कर पाता, तो उनको यहां पर बने बनाए ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे इन 10,000 आपके बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के ऊपर, ताकि किसानों को ये प्रोडक्ट आपके अगर नहीं बना पाते हैं किसी प्रकार से भी तो वो यहां से परचेज कर सकें और अपने खेतों में इनका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें तो
यहां पर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहेगी, तो इसमें आपका जो मैनेज हैदराबाद है एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका इसके अंदर इनको प्रोग्राम को या फिर जो भी स्कीम है उनको डिसेमिनेट करने का काम करेगा, किसानों को बताने का काम करेगा। और इसके साथ में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नेचुरल फार्मिंग है वहां से आपका क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, डिजिटल पोर्टल डेवलप किया जाएगा, नेशनल ब्रांडिंग दी जाएगी और आपके जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैं उनको भी प्रमोट करवाया जाएगा और वहां से प्रोडक्ट किसानों तक लेकर जाए जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका यहां पर आईसीआर के अंडर में आपके नोडल इंस्टीट्यूट का काम करेगा आईआईएफएसआर, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हैं कि रिसर्च डेवलप करेंगे और आने वाले टाइम के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे कि किस प्रकार से किसानों को आपका जो है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके इंटीग्रेटेड मॉडल स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों की आमदनी को और आपका जो है इंक्रीज किया जाए। रावे प्रोग्राम के तहत जो स्टूडेंट होंगे, जैसे आपको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद लास्ट ईयर में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन ट्रेनिंग के माध्यम से उन बच्चों को आपका नेचुरल फार्मिंग के लिए एक तो उनको ट्रेनिंग खुद को दी जाएगी और दूसरा उनको किसानों के पास भेजा जाएगा कि किस प्रकार से वो आपके फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं और वहां पर उनके लिए जो है बेनिफिशियल आपका जैसे आपकी कोई स्कीम है तो उनको डिसेमिनेट किया जा सकता है। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपके कुछ इंस्टीट्यूशन है जो कि अभी इसके रिगार्डिंग वर्क करेंगे और साथ में आपका यूजी कोर्स का मतलब क्या है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर में भी नेचुरल फार्मिंग पढ़ाई जाएगी और साथ में ये आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट है जैसे कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है, यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ है। तो यहां पर भी आपकी आप क्या करवाने वाले हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं और इसके साथ में यहां पर आपको जो है यूजी कोर्सेज भी आपके स्टार्ट किए जा चुके हैं जिसकी वजह से बीएससी लेवल पर ही जो बच्चे होंगे वो इसके बारे में सीखेंगे और आने वाले समय के अंदर किसानों को भी बताएंगे और खुद भी एंटरप्रेन्योर बनकर एक बड़े लेवल पर नेचुरल फार्मिंग को करने का काम किया जा सकता है। और इसके साथ में बात करें तो यहां पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में बहुत सारे एग्रीकल्चर अप्रोच आती है जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, रेक्लामेशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके किस में आते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आते हैं। मतलब अभी के क्लाइमेट को देखते हुए, मौसम को देखते हुए हम लोग कैसे आपका क्या कर सकते हैं, खेती को चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं और उसको आपका फायदेमंद बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेज द लैंडस्केप, cropland, livestock, forest and fisheries that address the interlinking challenge of food security and climate change। मतलब कि मौसम की मार की वजह से जो हमारा भोजन उपलब्ध कम होता जा रहा है उसको कैसे आपका डेवलप किया जाए ताकि हम लोग आपका फसल को भी उत्पादन कर सके और जो हमारे पशु हैं उनको भी पालन कर सके और इसके साथ साथ में जो आपके फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां से भी उत्पादन कर सके, फिशरी से भी उत्पादन कर सके और इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, किसानों की आमदनी बढ़ा सके और आने वाली जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उन लोगों को रोजगार के साथ साथ आपका एक बहुत ही बेहतरीन फूड उपलब्ध करवाया जाए, भोजन उपलब्ध करवाया जाए। ये यहां पर एक मेजर इसका टारगेट होता है। इसमें मेनली 3 ऑब्जेक्टिव को फोकस रखा जाता है। पहला है कि सस्टेनेबल इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इनकम को इंक्रीज करना सस्टेनेबल वे के साथ, बिना आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या बिना रिसोर्सेज का डिप्लीशन किए। जैसे लगातार आपको पता है अभी प्रेजेंट टाइम में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा है मौसम की मार बहुत ज्यादा है, मार्केटिंग उनके लिए नहीं हो पा रही है, उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका अडप्टिंग एंड बिल्डिंग द रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। मतलब यहां पर है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नई वेराइटीज, नई किस्में या फिर आपका किसी प्रकार की भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए जो आपके इस मौसम की मार से बचा सके। और इसके साथ में आपका है रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जैसे आपको पता है जब हम लोग धान लगाते हैं तो उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसी आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, या हम लोग जो लाइवस्टॉक रेयर करते हैं तो उनका जो एक्सक्रीट होता है उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है। अब उस मीथेन गैस को कैसे आपका इमिशन जो है वो कम किया जाए, क्योंकि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इन्हीं प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस से बढ़ता चला जा रहा है, तापमान बढ़ता चला जा रहा
रहा है और जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर भी है और आने वाले समय के अंदर ये हमारे लिए बहुत आपका नेगेटिव हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और इसी के साथ में है आपके कुछ और भी इस साल के अंदर 2024 के अंदर कुछ स्कीम है जो कि आपकी भारतीय सरकार के द्वारा लाई गई थी और उसमें आपका बजट इतना दिया गया था। इनके बारे में हम अगले आपकी किसी सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इनको देख सकते हो कि कौन कौन सी स्कीम है जो भारतीय सरकार के द्वारा इस साल में लाई गई। लेकिन जाते जाते आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली यानी कि 2 दिन पहले की बात है, आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, और उस आंदोलन के अंदर आपकी झड़प हुई थी पुलिस के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो नवाब सिंह जी थे, जो कि पूर्व आपके यहां पर जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। तो उनकी अध्यक्षता के अंदर यह कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बताया कि अभी किसान, खासकर अगर मंझले किसानों की बात करें या छोटे किसानों की बात करें, सीमांत किसानों की बात करें, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो किसान इस मौसम की मार को और जो आपका लगातार बढ़ रहा कर्जा है उसकी सबसे बड़ी मार उन किसानों को पड़ रही है। यानी कि बड़े किसानों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे किसान जो है इसमें मरते चले जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण उन्होंने बताया कि मार्केटिंग आपके सामने है ये यहां पर, तो मार्केटिंग की वजह से उनको, किसानों को अपना अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है, दाम नहीं मिल पाता है। मौसम की बहुत बड़ी मार पड़ रही है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, और इसके साथ में देखा जाए तो लगातार जल स्तर घटता चला जा रहा है। और इवन तो आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर आपके लगभग 1995 के बाद लगभग यानी कि 20-25 साल के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और इसके साथ में बताया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा कि यहां पर जो पंजाब और हरियाणा के जो प्रोस्पेरस फार्मर होते हैं, जहां पर किसानों की सबसे ज्यादा आमदनी मानी जाती है, पंजाब के ऊपर लगभग नाबार्ड के अनुसार आपका 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और हरियाणा के किसानों के ऊपर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्जा है। और ये केवल वो कर्जा है जो बैंकों से लिया गया है। इसमें अभी तक जो आड़तियों से या फिर आपका देनदारों से कर्जा लिया जाता है वो इसमें आज भी शामिल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि ये किसानों के ऊपर कितनी बड़ी मार है। तो इसको समझने की जरूरत है, और आने वाले टाइम में इन्होंने आपका रिकमेंड किया है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, तभी किसानों की आमदनी दुगनी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और किसानों को एक अच्छे मुकाम तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो जरूरी है इस चीज को सीखना और समझना। इसी प्रकार के और भी एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके ऊपर सरकार आपका क्या निर्णय लेती है ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी तक इतना ही। और ये आपको कैसा सेशन लगा, इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हम आने वाले विषयों के ऊपर और भी बहुत अच्छे से बात कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।